Respected organizing secretary and all the participants, especially Dr. Ram Nayan Singh, who have invited to me here. Yes, sir? हाँ मैडम, आवाज नहीं जा रही मैडम। ईयरफोन लगा दीजिए। हाँ बता बता। हेलो सर बोले। हेलो, आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है? हाँ हाँ जा रही है। इसको निकाल। हाँ सर अब चलो बोलो। इसको बल्कि हाथ में पकड़ लीजिए, क्लियर आवाज आए। इसे सब पकड़ लीजिए सर ऐसे। हाँ बस उसी पे बोलिए। Respected organizing secretary and all the participants, especially Dr. Ram Nayan Singh, who have invited to me. हमारे आपके यहाँ एक कहावत है, तंदुरुस्ती लाख नियामत है। हेल्थ इज वेल्थ। और उसी स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन itself has declared global health emergency due to the incurable disease caused by the COVID-19 pandemic. Undoubtedly, it has local and global effect. It has affected the life, life and health of the entire humanity worldwide. हम मानते हैं, चूंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, अभी इंटरनेशनल लॉ का हूं, तो मैं उसी संदर्भ में जाऊंगा कि nowadays the World Health Organization is very much conscious about it. But previously it didn't take the disease seriously, so seriously as it was required by it. Instead of repeated information and ultimatum given by USA, WHO didn't take the matter seriously. नवंबर-दिसंबर 2019 से ही चाइना में लोग मास्क पहन करके टहलना शुरू किए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते जहां पर 5,000 लोग काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी, की जिम्मेदारी बनती थी WHO की, पता करते कि ऐसा क्या हो गया। जरूर महसूस किया जाना चाहिए था कि इट इज मैटर ऑफ एन इंक्वायरी, देयर इज समथिंग विच इज रॉन्ग अबाउट द हेल्थ। इन्होंने कुछ नहीं पता किया, चाइना ने स्वयं सूचना दिया कि हमारे यहाँ एक स्पेशल टाइप का निमोनिया हो गया है। कहता है चाइना कि किसी लैब में एक्सपेरिमेंट के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, नेचुरल इंसिडेंट है, चलो ये ही सही। लेकिन ये तो मानते हो कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई, फिर इसे बताना चाहिए था आपको। आप इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टिंग करते रहे, इंटरनेशनल ट्रेड करते रहे, इस भयानक बीमारी के बारे में अच्छी तरह जानते हुए WHO को आपने इन्फॉर्म नहीं किया। आप सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, वीटो पावर आपके साथ है, आपने इस बात का जिम्मा लिया है कि दुनिया में कोई भय जैसी स्थिति नहीं पैदा होने पाएगी। इन जिम्मेदारियों से आप कैसे मुंह चुरा सकते हैं? मानता हूं कि आज WHO बड़ा सीरियस हो गया है और उसने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कोलैबोरेशन से तकरीबन 100 डेवलपिंग स्टेट को 160 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन दिया है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर हेल्थ सर्विसेज। कहा WHO ने the patient should be taken carefully without discrimination. They are required full protection against any inhuman treatment and cruelty. अभी पिछले महीने के पहले सप्ताह में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली का 74वां अधिवेशन हुआ। तमाम सजेशन आए, जैसे आज सजेशन आ रहे हैं, scientific cooperation in international field,
medical cooperation regarding the manufacturing and distribution of antiviral medicine, वैक्सीन बनाई जाए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाया जाए, दुनिया भर की बातें हुई। जो सबसे बड़ी बात थी जनरल असेंबली ने जो कहा वो ये कि हेल्थ इज द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, therefore fundamental right of every individual residing on the territory, residing on this very earth. Health is the social, economic and cultural right. It is not set by the President of Assembly, General Assembly only. This very right has been declared by the Universal Declaration of Human Rights 1948। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कन्वेंशन हुआ था, बड़ा रक्तपात हुआ था, मानवता का बड़ा ह्रास हुआ था, तो उससे विचलित होकर के हमने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्वेंशन किया था और मानव गौरव और गरिमा, लाइफ और लिबर्टी को अक्षुण बनाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया था, प्रॉमिस किया था, प्रतिबद्धता जताई थी। फिर 1967 में कोऑर्डिनेट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट, फिर 1900 ये प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, उस पर कन्वेंशन हुआ, तमाम राइट रिकग्नाइज हुए। खैर छोड़िए उनको, हमने स्वयं अपने भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट के रूप में इसे स्वीकार किया। आर्टिकल 21 में माना राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। राइट ऑफ हेल्थ इज इनहेरेंट इन द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। जीने का अधिकार का मतलब घिस पीट करके जीना नहीं है। जीने का अधिकार का मतलब स्वस्थ जीवन, तन और मन के स्वस्थ के साथ जीवन बसर करने की, गौरवपूर्ण जिंदगी बसर करने का अधिकार। हम इस पर नहीं जाते कि अभी प्रवासी मजदूरों के साथ क्या हुआ। भूखे प्यासे, गर्भवती पत्नी, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चों को लेकर के कई हजार किलोमीटर की दूरी तय करने का हौसला लिए निकल पड़े। चलो ट्रेन से भी भेजे गए, कई घंटे की यात्रा थी, न भोजन की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था। उनके हेल्थ की केयर कौन करने वाला था, इस बात को भी हम छोड़ देते हैं, चूंकि तमाम बातें हो चुकी हैं, तमाम वेबिनार। मैं एक बात, आप चूंकि तमाम डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये कहता हूं कि हेल्थ इज परमानेंट, फंडामेंटल राइट। अगर ये सही है, रिकॉग्नाइज्ड राइट है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, हमारे संविधान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इट इज इनएट राइट, नेचुरल राइट, राइट बाय बर्थ, ह्यूमन राइट, बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट, जो भी राइट कह दें, किस तरह का राइट है। तो जब सोचिए, जब लॉकडाउन यहां डिक्लेयर हुआ इस देश में, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात चली, जब घर में रहने के लिए आदेशित किया गया, तो सभी हॉस्पिटल की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या गैर सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे वो क्लिनिक हो या कोई भी क्लिनिक हो। देखिए है ना, तुलसीदास ने लिखा है, जिसके पांव न फटी बीवाई सो कर जाने पीर पर आई। मैं स्वयं पेशेंट होने के नाते इस बात को रियलाइज किया, इसलिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्योंकि तमाम डॉक्टर यहाँ बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी ओपीडी में आपने कभी देखा है, एक जिले में हजार लोग तमाम हॉस्पिटल सरकारी से लेकर गैर सरकारी में आते थे, उनका क्या हुआ? या तमाम और रोगी थे, उनका क्या हुआ? जैसे मैं स्वयं किडनी का पेशेंट हूँ, मैं पीजीआई में भी रहा, लीलावती में रहा, हरकिशन दास बॉम्बे में एडमिट रहा, लेकिन मुझे फायदा हुआ। लखनऊ बादशाह नगर चौराहे के डॉक्टर आरपी लहंस के माध्यम से उनका दवाखाना बंद है, 3 महीने से बंद है। 10 दिन 15 दिन की कोशिश के बाद तो किसी तरह डेट मिलती थी, मुझे ही नहीं तमाम लोगों को। जाने पर भी कई 100 लोग बैठे होते थे, सुबह गए शाम हो जाता था। इसी तरह से तमाम लखनऊ में डॉक्टर हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजी है, कोई यूरोलॉजी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। सबके यहाँ इतनी भीड़ जुटती थी, सबके सब हॉस्पिटल बंद हो गए। उन रोगियों के बारे में क्या हुआ? वेदर दे हैव नॉट द फंडामेंटल राइट टू सेव देयर हेल्थ, उनका मौलिक अधिकार नहीं हुआ
मौलिक अधिकार से वो क्यों वंचित कर दिए गए? एक बात। दूसरी बात यह कि माना कि इस लॉकडाउन के चलते गोमती निर्मल हो गई, गंगा का पानी पवित्र हो गया, जमुना का पानी पवित्र हो गया, वायुमंडल प्रदूषण मुक्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो गई, हिमालय दूर दराज से दिखने लगा, 4 तारे चमकन रात के अंधेरे में ज्यादा चमकने लगे। तो क्या ये कोरोना डिजीज के नाते और जितने रोग थे वो भी आदमियों की तरह दुम दबा करके कहीं गहरे जाकर के छुप गए, किसी कंदरा किसी गुफा में सभी रोग भाग गए, हर रोग तिरोहित हो गए? अगर ऐसा हुआ है केवल एक कोरोना के नाते रोग मुक्त हो गया, जैसे प्रदूषण मुक्त हो गया सब कुछ, यदि रोग मुक्त हो गया समाज का, तो चलो कोरोना का स्वागत करते हैं। अन्यथा मैं जरा इस पर भी गौर कीजिएगा कि ठीक है कोरोना है, लोगों ने तमाम बातें बता डाली, प्रिकॉशन की बातें कही, एक डाइट की बात कही ताकि इम्यूनिटी बढ़े, या इस पर भी गौर कीजिएगा। जो डाइट बताई जा रही है ना, वो सेब, संतरा, मौसम्बी और हरी सब्जियां क्या क्या, मैं मानता हूं कि इस देश में दुनिया के जो 1000 अमीर हैं उसमें से 60 लोग इस हिंदुस्तान के, लेकिन 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं। आपको जरूर पता होगा कि 14,000 किसानों ने पिछले वर्ष आत्महत्या की थी। जरूर पता होगा कि भूख से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया था। करोड़ों ऐसे हैं जो फुटपाथ पर जिंदगी नहीं बसर करते, बल्कि खाने के लाले हैं, भरपेट भोजन नहीं मिलता, वो पौष्टिक भोजन कहाँ से लाएंगे? कुछ ऐसा भी कहिए जो जन सामान्य के लिए, जो 60 करोड़ के लिए भी हो। आपने योग की बात कही, बड़ी बढ़िया है। मैं समझता हूँ कि है ना जो कहा जाता है भूखे भजन, भूखे पेट हाँ न होय गोपाला, भूखे भजन न होय गोपाला। ये भूख में ये जब पेट भरा हो ना, तब योग भी होता है, भोग भी होता है। खाली पेट न भोग हो सकता है न योग हो सकता है, पहले उसकी, और न तो स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। इन सब के बारे में, और फिर मैं कहता हूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जाए भाड़ में। आपके यहाँ एमसीआई तो है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी क्या कोई गाइडलाइन आज तक जारी हुई है? जो सरकार, मैं सरकारी डॉक्टर हूं, ये सेवा से संबंधित जो भी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर जुटे हुए हैं उनकी तारीफ करता हूं, वंदनीय है वो। स्वास्थ्य कर्मी वंदनीय है, सुरक्षा कर्मी वंदनीय है, लेकिन कौन जो सरकारी है? गैर सरकारी डॉक्टर कहाँ गए? गैर सरकारी कंपाउंडर, नर्स, मिडवाइफ कहाँ गई? क्या उनकी कोई लायबिलिटी नहीं, कोई ड्यूटी नहीं बनती है? वो घर बैठ गए या उनको घर बैठा दिया गया? प्राइमरी के अध्यापक क्वारंटाइन सेंटर पर जो नॉन स्किल है रखे गए हैं, क्या इनको नहीं रखा जा सकता था? उनको आप भत्ता देते, उनको रेमुनरेशन देते, ये व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? अभी तो कहा तो गया कि क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कल परसों की बात, दिल्ली में एक एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला कई हॉस्पिटलों में गई, लोगों ने उसको एडमिट नहीं किया और ये भी चैलेंज किया, जाओ जो करना हो कर लो। देखा होगा आपने भी, सुना होगा आपने भी, हुआ क्या वहां पर? ये क्रूएल्टी नहीं थी, ये हॉस्पिटलिटी थी। क्या एक डॉक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स के अनुकूल था? क्या हुआ उसके फंडामेंटल राइट का? सुना है केरल में किसी एक जानवर को विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया, वो विस्फोट किया, वो जानवर मर गया। इंक्वायरी चल रही है किसने किया। इस विस्फोटक स्थिति के नाते जो महिला मरी है उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा किनके नाते हुआ। कहाँ गए मानवाधिकार से जुड़े हुए लोग? कहाँ गया ये फंडामेंटल राइट की बात करने वाले? कहाँ गया न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो स्वयं संज्ञान लेता रहे? कहाँ गया महिला आयोग और उससे जुड़ी महिलाएं जो बात पर बात उठाती है महिला के गौरव और सम्मान की? एक गर्भवती महिला इस तरह से दम तोड़ दे चूंकि उसकी सांस फूल रही थी, कहाँ गई डॉक्टर की इथिक्स? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या और जो पेशेंट हैं उनके केवल कोरोना ही कोरोना, उसी का रोना और महिला गर्भवती
मर जाए उसका कोई रोना नहीं, उसका कोई देखना, उसका कोई राइट नहीं। इस पर भी विचार कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातें कट लग रही हो, लेकिन मैं स्वयं पीड़ित हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी मेरे छोटे भाई की पत्नी गिर पड़ी थी, हाथ टूट गया था, उसका एक्सरे कराने में और प्लास्टर लगवाने में मुझको लाने लग गए। इनकी सिफारिश, उनकी सिफारिश, वाह भाई क्या तमाशा है। ठीक है, कोरोना के लिए सब कुछ व्यवस्था होना भी चाहिए। इनक्यूरेबल डिजीज है, पूरे दुनिया को भयक्रांत कर दिया है, लेकिन कोरोना ने सबको रोग मुक्त नहीं कर दिया है। उनके बारे में क्या होगा, इस पर भी विचार कीजिएगा। दूसरी बात, चूंकि जूलॉजी डिपार्टमेंट हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी बड़ा डेवलप कर गई, स्पेशली चाइना में क्लोन बनाने लगे हैं, जीव पैदा करने लगे हैं, न्यूक्लियर बम, आइटम बम, केमिकल वेपन, पॉइजनस वेपन बना लिए हैं, दुनिया के विनाश का हथियार बना लिए हैं। कहते हैं 2500 बार इस दुनिया का विनाश कर सकता हूँ। भाई एक तरफ भगवान बन गए, जीव जंतु बनाने लगे, एक तरफ शैतान बन गए, विध्वंस की बात करने लगे। देखो भाई, ऐसा है कि जो कुछ हमने विज्ञान के माध्यम से जाना है वो प्रकृति का रहस्य ये है। प्रकृति के जैसे हवा, पानी और प्रकाश, ये प्रकृति का रहस्य, खुला रहस्य है। कुछ रहस्य हैं जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, या जितने भी हैं वो प्रकृति के रहस्य थे, हमने जान लिया, वही विज्ञान है। तो जब प्रकृति के रहस्य को जानोगे इंसानी फायदे के लिए, तब तो ठीक है। लेकिन भगवान बनने लगोगे ना, सृजन करने लगोगे, या शैतान बन जाने लगोगे, विध्वंस करने लगोगे ना, तो पता नहीं कितने करोना का रोना होगा। क्योंकि मैं जिस संस्कृति, जिस परंपरा, जिस मूल्य में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रकृति के सानिध्य में, उसके गोद में रह करके ही हम सहज स्वाभाविक रह सकते हैं। उसके गुप्त रहस्यों को जान करके, सर्वस्व जान करके, उसके ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की स्थिति अगर हम पैदा करेंगे तो प्रकृति हमको संतुलित करने लगेगी। जो सब वो हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखिए, आदिवासियों को देखिए, वनवासियों को देखिए, गिरिजनों को देखिए, उनको कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रकृति के गोद में है, प्रकृति के सानिध्य में है, प्रकृति के सानिध्य। तो ये तो हमारा बुलाया हुआ रोग क्या नहीं है। अंतिम बात शिक्षा की आती है। हालांकि आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की, उसके लिए आप सभी को साधुवाद। लेकिन जो मैंने कहा है वो भी बेमतलब नहीं, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, परसों में मैंने कहा था, अभी पूर्ववर्ती वक्ता ने भी कहा कि ऑनलाइन शिक्षा वो परंपरागत शिक्षा का स्थान नहीं ले सकती। एक शिक्षक छात्र के बीच एक परंपरागत संबंध होता है, भावनात्मक संबंध होता है, संवेदनात्मक संबंध होता है, रागात्मक संबंध होता है, आत्मिक संबंध होता है, आध्यात्मिक संबंध होता है। वो संबंध नहीं स्थापित हो सकता। किसी अध्यापक की अभिव्यक्ति शैली, उसकी वाणी, उसके मिजाज, अंदाज, उसके चरित्र से बहुत कुछ सीखता है छात्र। और खासकर के मूल सब्जेक्ट में, आप तो साइंस के हैं, जहाँ प्रैक्टिकल होता है। अब डिसेक्शन तो ऑनलाइन होगा नहीं। मैं तो लॉ का आदमी हूँ। अब लॉ में इंटर्नशिप तो हो नहीं सकती, कोर्ट विजिट तो हो नहीं सकती, मूड कोर्ट तो कराया नहीं जा सकता। और इंटर्नशिप अगर लॉ में नहीं हुई तो नॉन स्किल लॉ स्टूडेंट पैदा होंगे डिग्री लेकर के, जो समाज का नुकसान करेंगे। और देखो, ये सब चीज़ें जब लोग उठते बैठते हैं, लोगों के सानिध्य में, इंटर्नशिप क्यों है कि एक सीनियर वकील के यहाँ जाइए, किसी जज के यहाँ जाइए, किसी लीगल ऑफिसर के यहाँ जाइए, NGO में जाइए, माने कुछ सीखिए। आप कैसे अभिव्यक्त किया जाए, कैसे वाणी की कुशलता कैसे आपके अंदर आए, कैसे हाजिर जवाबी हो। एक उदाहरण दूं, पंडित मोतीलाल नेहरू वकालत कर रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस कर रहे थे। तब उस जमाने में ये पंखे नहीं हुआ करते थे। एक फैन कूलर पंखा खींच रहा था, वो दरवाजे पर बैठ खींचता था। अंग्रेज जज था, सो गया, मई का महीना था। अब पंडित मोतीलाल नेहरू बहस कर रहे थे, चुप कैसे हो? तो उन्होंने डांट कहा, इडियट, यू आर स्लीपिंग। वो जज घबरा के उठा, उसने कहा, व्हाट्स मैटर मिस्टर नेहरू? उन्होंने कहा, नथिंग सर, दैट फैन कूलर वाज स्लीपिंग, आई एम आस्किंग बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर स्लीपिंग, यू आर नॉट हाई कोर्ट जज। वो शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा कि सर वो कुछ नहीं, उस फैन कूलर को डांट रहा था कि तुम हाई कोर्ट जज नहीं हो, जब चाहो सो जाओ। तो ये कौशल, ये कलात्मकता ऐसे ही नहीं आएगी जब तक इंटर्नशिप न हुआ हो। हालांकि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे बंगाल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और कुछ बड़े लॉ कॉलेज
कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के कोलाबोरेशन से तमाम लीगल एक्सपर्ट बुला करके फ्री ऑफ कास्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बस उनसे कनेक्ट होने की बात है, कोशिश हो रही, लेकिन वो रूप नहीं ले सकता जो लिया जाना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, एक केवल बात कि देखिए, हम विज्ञान के आदमी आप लोग हैं, मैं ला का आदमी हूँ, हमारे अंदर तर्क वितर्क चलता है, मन मस्तिष्क की बात करते हैं आप, लेकिन इस मन मस्तिष्क के अलावा एक आस्था भी है। मैं जब हॉस्पिटल में लीलावती में था, 7.8 मेरी क्रिएटिंग हुई थी, तो डॉक्टर आते थे तो ये भी कहते थे कि देखो प्रोफेसर, ऐसा है ना कि भगवान पर विश्वास करो, आस्था रखो। उसका रीजन नहीं बताते थे ऐसा क्यों है, लेकिन आस्था की बात करते थे। आस्था का मतलब कि बगैर तर्क के विश्वास, बगैर प्रमाण के स्वीकारोक्ति, और इस आस्था में बड़ी ताकत होती है। ये मन मस्तिष्क के नियंत्रण की बात नहीं होता। आप कह सकते हो जो मन मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है वो क्या, आपका शरीर है ना, आप जूलॉजी के आदमी हो, आप जानते होंगे इसी शरीर में जितने भी अंग हैं सब संचालित होते हैं मस्तिष्क से। लेकिन यह एक हार्ट भी धड़क रहा है, क्या मस्तिष्क कंट्रोल कर सकता है कि धीरे से धड़को या जोर से धड़को? डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या मस्तिष्क कह सकता है जल्दी जल्दी खाना पचा लो, रसगुल्ला और खाना है तो आपके शरीर में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से आस्था है, वो मन मस्तिष्क के कंट्रोल की बात नहीं है, चूंकि एक इमोशनल सेंस है। उस हमें आस्थावान होना होगा प्रकृति पर, ईश्वर पर, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता होगा। आपका आयोजन सफल हो, साथ ही साथ इस संस्थान के संस्थापक बाबू केन सिंह साहब को नमन करता होगा, और प्रबंधक बाबू विनोद सिंह, जिनके सहयोग और प्रेरणा से ये सब संभव हो पा रहा है, उनको धन्यवाद देता हुआ, और डॉक्टर रामनयन सिंह और डॉक्टर राधेश्याम सिंह प्राचार्य के एनआई को धन्यवाद देता हुआ कि आपने मुझे अवसर दिया, बुलाया, और आप सभी पार्टिसिपेंट को जो मैंने सुना, बड़े ही अच्छे विचार हमने सुने, उससे मैं लाभान्वित हुआ। आप सभी को साधुवाद, धन्यवाद।